इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया। युद्ध के चौथे दिन ट्रंप ने कहा कि ईरान के डिफेंस, एयरफोर्स और नेवी के पास सब कुछ नहीं है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी दावा किया कि ईरान बातचीत करना चाहता है, लेकिन देर हो गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि ईरान की लीडरशिप और सेना के पास सब कुछ नहीं है, लेकिन अब किसी भी बातचीत के लिए समय बीत चुका है। इजरायल ने ईरान के नए रक्षा मंत्री को भी मार डाला। इजरायली मीडिया ने यह दावा किया कि आईडीएफ के हमले में ईरान के नए डिफेंस मिनिस्टर माजिद की मौत हो गई है। आपको बता दें, खामनेई के कंपाउंड पर हुए एयर स्ट्राइक में पूर्व रक्षा मंत्री की मौत हो गई थी, जिसके बाद IRGC के पूर्व कमांडर माजिद को देश का नया रक्षा मंत्री बनाया गया था। अब इजरायल ने उन्हें भी ढेर करने का दावा किया है। खाड़ी में जारी जंग के बीच यूएई ने बड़ा दावा कर दिया। यूएई का कहना है कि हमने 172 ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराई हैं, 8 क्रूज मिसाइल्स को भी ढेर कर दिया। साथ ही 700 से ज्यादा ईरानी ड्रोन्स को भी इंटरसेप्ट कर लिया। खामनेई की मौत का बदला लेने के लिए ईरान ने यूएई पर बम बरसाया, जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। इजरायल ने ईरान के साथ लेबनान पर भी अटैक किया। हिजबुल्लाह के कई नेताओं को मौत के घाट उतारा। इजरायली हमलों से लेबनान में कई आम लोगों की जान चली गई। अब इस पर हिजबुल्लाह ने भी कड़े शब्दों में वार्निंग दे दी। हिजबुल्लाह ने कहा कि हमारे सब्र का बांध टूट गया है। इजरायल खुली जंग चाहता है तो हम भी तैयार हैं। अब की बार आर पार की जंग होगी। युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डायलॉग और डिप्लोमेसी पर जोर दे रहे हैं। 15 देशों में चल रहे महायुद्ध पर मोदी की पैनी नजर है। खाड़ी में फंसे करोड़ों भारतीयों को बचाने के लिए मोदी सरकार रणनीति बना रही है। पीएम मोदी की अब तक 8 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात हुई है। आज पीएम मोदी ने ओमान, कुवैत के राष्ट्राध्यक्षों से बात की और ईरान हमलों से हुए नुकसान पर चिंता जताई। साथ ही वहां रह रहे भारतीय समुदाय की सुरक्षा पर भी चर्चा की। वेस्ट एशिया में दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं। रमजान के पाक महीने में खाड़ी में संग्राम छिड़ गया है। इस पर विदेश मंत्रालय ने चिंता जताई। भारत सरकार ने युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करने की वकालत की। भारत का कहना है कि बातचीत के जरिए समाधान निकलना चाहिए। युद्ध लंबा खिंचेगा तो इससे सिर्फ नुकसान ही होगा। ईरान के शहरों पर अमेरिका और इजरायल की सैन्य कार्रवाई तेज हो गई है। तेहरान पर इजरायल ने एक और अटैक किया। इजरायली एयरफोर्स ने ईरानी सैनिकों को टारगेट किया। इसका वीडियो सामने आया है। इजरायल का कहना है कि ईरान पर हफ्तों तक हमले होते रहेंगे और अभी जमीनी सेना की जरूरत नहीं है। अमेरिका इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों के बाद भी ईरान झुक नहीं रहा है। इस युद्ध में रूस और चीन उसके साथ खड़े हैं। इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई कि ईरान ने जो ड्रोन साइप्रस में मारा था, उसमें रूसी जैमिंग रेजिस्टेंट रिसीवर मिला है। ईरान ने साइप्रस में ब्रिटिश एयरबेस पर शाहिद 136 ड्रोन से अटैक किया था। खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकाने ईरान के निशाने पर आ गए हैं। ईरानी फोर्स खाड़ी देशों में लगातार बैलिस्टिक मिसाइल दाग रही है। कुवैत और सऊदी में यूएस एम्बेसी बंद कर दी गई। अमेरिका ने यह फैसला ईरान के बढ़ते हमलों के चलते लिया है। इसके अलावा अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की और इराक, बहरीन, कुवैत समेत खाड़ी 14 देशों के तुरंत छोड़ने की अपील की। इजरायल ईरान के साथ साथ उसके सहयोगी हिजबुल्लाह पर भी ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। आईडीएफ ने लेबनान की राजधानी बेरूत में एयर स्ट्राइक कर रेडियो स्टेशन को उड़ा दिया। हमले के बाद इमारत से धुएं का गुबार उठा। उधर इजरायली फोर्स ने ईरान के 500 साल पुराने महल पर टारगेट किया। आईडीएफ ने गिलिस्तान पैलेस पर मिसाइल अटैक किया। इसके साथ ही ईरान के पुराने संसद भवन के पास भी मिसाइल दागी। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने भारत से कहा कि टकराव और सैन्य माहौल से हटकर सामर्थ्य बातचीत हो। यही क्षेत्रीय सुरक्षा का एकमात्र रास्ता है। ये बयान उस समय आया जब पिछले साल हुए कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने दोनों देशों के बीच अविश्वास को और गहरा कर दिया था। जरदारी के मुताबिक भारत ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की तैयारी में है और इसीलिए पाकिस्तान एक बार फिर बातचीत की गुहार लगा रहा है। इजरायली अमेरिकी हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत के बाद देश की राजनीति गर्मा गई। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इस चुप्पी को कर्तव्य से पीछे हटना बताया और कहा कि इससे भारत की विदेश नीति की दिशा पर सवाल खड़े होते हैं। उनका कहना है, जब किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर देश साफ रुख नहीं लेता तो गलत संदेश जाता है। उन्होंने मांग की, जब संसद का बजट सत्र दोबारा शुरू हो तो इस मुद्दे पर खुली और बिना बचाव वाली चर्चा होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। बांदीपोरा के शादीपोरा में शिया समुदाय ने खामनेई के पोस्टर लेकर प्रदर्शन किए। अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर हमले में खामनेई की मौत की खबरों के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में शिया समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे।
आज भी बांदीपुरा में प्रदर्शन के दौरान समुदाय के वरिष्ठ सदस्यों ने शांति बनाए रखने की अपील की। हालांकि प्रदर्शन के दौरान भीड़ भी उग्र दिखी। खामनेई की हत्या के विरोध में जम्मू कश्मीर में हुए प्रदर्शन के बाद दूसरे दिन भी पाबंदियां लागू हैं। सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद हैं। श्रीनगर में आम लोगों की गाड़ियों पर भी रोक है। सड़कों पर पुलिस और सीआरपीएफ जवानों का पहरा है। लाल चौक पर बैरिकेड्स लगे हैं। इसके अलावा इंटरनेट की स्पीड भी स्लो है ताकि किसी तरह से शांति व्यवस्था भंग न हो। उपेंद्र कुशवाहा का नाम राज्यसभा के लिए फाइनल हो गया है। कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एनडीए के उम्मीदवार होंगे। होली के अगले दिन उपेंद्र कुशवाहा अपना नामांकन दाखिल करेंगे। राज्यसभा में कुशवाहा का दूसरा टर्म होगा। अगस्त 2024 से उपेंद्र कुशवाहा संसद के ऊपरी सदन के सदस्य हैं। माना जा रहा है कि जातिगत समीकरणों को साधने के लिए एनडीए ने कुशवाहा पर भरोसा व्यक्त किया है। बीजेपी ने राज्यसभा के लिए 9 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन बिहार से राज्यसभा जाएंगे और इसके अलावा बिहार से शिवेश कुमार का नाम भी शामिल है। हरियाणा से संजय भाटिया राज्यसभा के लिए चुने गए। छत्तीसगढ़ से भाजपा ने लक्ष्मी वर्मा को राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किया है। पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा, महाराष्ट्र से विनोद तावड़े और ओडिशा से 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। असम से तेराश गोवाला और जोगेन मोहन बीजेपी के उम्मीदवार हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं। जेडीयू नेता और सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि पार्टी तय करेगी उन्हें क्या जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। वहीं मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि राजनीति में निशांत कुमार के प्रवेश पर औपचारिक घोषणा कर दी गई और चुनाव के पहले ही लोगों की ये मांग थी। अशोक चौधरी ने कहा कि पार्टी को होली का बड़ा तोहफा है। नेपाल में 5 मार्च को आम चुनावों के लिए वोटिंग होगी। इससे पहले देश में सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। नेपाल में 275 सीटों पर गुरुवार को मतदान होंगे। नेपाल में 1,90,00,000 वोटर्स हैं जो सुबह 7 से शाम 5 बजे तक वोटिंग करेंगे। नेपाल में जनसी आंदोलन के बाद सितंबर में केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई थी। तब से देश में पीएम सुशीला कार्की की अंतरिम सरकार थी। वहीं चुनाव के पहले भारत नेपाल सीमा पर बॉर्डर को सील कर दिया गया है।